रणनीति की सबसे बड़ी कला बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना है। महान रणनीतिकार सन त्जू का एक कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। आज हम ताजिकिस्तान के आईनी एयरबेस से भारत के बाहर निकलने की घटना की गहरी पड़ताल करेंगे और ये विश्लेषण द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। हमारा मिशन सिर्फ इस खबर को जानना नहीं है, बल्कि इसे भारत की विदेश नीति, रणनीतिक सोच और मध्य एशिया में इसकी सीमाओं को समझने के लिए एक केस स्टडी की तरह देखना है। और हाँ, यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए यह विषय खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सवाल यह है, क्या आईनी कभी भारत का एयरबेस था भी, या यह सिर्फ एक मिथक था जिसे दुनिया के साथ साथ हम खुद भी सच मानने लगे थे? चर्चा की शुरुआत एक कह सकते हैं चौंकाने वाले तथ्य से करते हैं। आईनी कभी भी आधिकारिक तौर पर भारत का एयरबेस था ही नहीं, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद भारतीय लोगों से ज्यादा विदेशी विशेषज्ञों और सरकारों को पता थी। बिल्कुल। और यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इस बेस पर भारत का ऑपरेशनल होल्ड कभी भी एक रणनीतिक ताकत में बदली नहीं पाया। इसके पीछे सिर्फ दिल्ली दुशांबे के रिश्ते नहीं थे, बल्कि दुशांबे और मॉस्को के अपने रणनीतिक समीकरण भी थे। और साथ ही दिल्ली दुशांबे के रिश्तों में वो गहराई भी शायद नहीं थी जो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने जो $70 मिलियन से ज्यादा खर्च करके उस एयरबेस को संवारा, वो एक ऐसी उम्मीद पर आधारित था जिसकी कोई आधिकारिक गारंटी थी ही नहीं। हाँ, उम्मीद यही थी कि तकनीकी और आर्थिक सहायता के बदले में भविष्य में ऑपरेशनल अधिकार मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों में से किसी भी पक्ष ने इस विचार को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। इस कहानी की जड़ें तो शायद 1990 के दशक में हैं, जब भारत ताजिकिस्तान में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा था। नॉर्दर्न अलायंस की मदद कर रहे थे। अच्छा, तो ये उस सहयोग का हिस्सा था। हाँ, और उसी सहयोग के तहत भारत ने फारखोर एयरफील्ड पर एक छोटा सा फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया था। फिर 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध शुरू हुआ। इसने भारत के लिए इस क्षेत्र में एक और दरवाजा खोल दिया। और कंधार हाईजैकिंग और कारगिल युद्ध जैसे संकटों के बाद भारत ने शायद अपनी पहुंच बढ़ाने का फैसला किया होगा। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत महसूस हुई होगी। सही कहा। इन्हीं घटनाओं के बाद भारत ने दुशांबे के साथ आईनी एयरबेस को आधुनिक बनाने का समझौता किया, और ये उस वक्त मॉस्को और दुशांबे दोनों के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था थी। सुविधाजनक कैसे? क्योंकि मॉस्को के पास उस समय इस प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं थे और दुशांबे को एक मॉडर्न एयरबेस मिल रहा था। तो एक तरह से सबकी सहमति थी। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा, और फिर यही से कहानी में असली मोड़ आता है। बिल्कुल। जैसे ही 2008-10 तक मरम्मत का काम पूरा होने लगा, मॉस्को ने ज्यादा मुखर रूप से दखल देना शुरू कर दिया। वो आईनी को ताजिकिस्तान में मौजूद अपनी 201वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के एक स्वाभाविक पूरक के रूप में देखने लगा। मध्य एशिया की एक विशेषज्ञ हैं, कैथरीन पुर्जिल। उन्होंने 2015 में लिखा था, जब भारत आईनी को पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार था, रूस अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगा और उसने दुशांबे पर भारतीय पहुंच को रद्द करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। हाँ, और मॉस्को के दबाव में दुशांबे ने 2009-10 में भारत से बेस पर तैनात अपने सैन्य कर्मियों को हटाने के लिए भी कहा। क्या? जी, और भारत ने इसका पालन भी किया। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है कि हमें अपने फाइटर जेट्स तैनात करने के लिए भी मॉस्को की मंजूरी चाहिए थी, जो शायद कभी मिली नहीं। कभी नहीं मिली। भारत ने हैंगर बनाए, कंट्रोल टावर बनाए, रनवे को लंबा किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे खुद के फाइटर जेट्स वहां कभी तैनात नहीं हो सके। और इसी बीच रूस ने भी अपनी कोई चाल चली होगी। हाँ, मॉस्को ने 2006-07 में ताजिकिस्तान को 6 अटैक हेलीकॉप्टर और कुछ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दिए। अच्छा। और वो अक्सर आईनी में ही रखे जाते थे। इससे क्या हुआ कि बेस पर भारत का जो एक नैतिक दावा था वो और भी कमजोर हो गया। तो क्या आईनी सिर्फ दुशांबे और मॉस्को के बीच एक मोहरा बनकर रह गया था? काफी हद तक। देखिए, दुशांबे और मॉस्को के बीच भी कई मुद्दों पर तनाव था। जैसे उज्बेकिस्तान के साथ एक बांध का विवाद था, ऊर्जा निर्यात शुल्क को लेकर भी तनाव था। तो इन तनावपूर्ण वार्ताओं में आईनी दुशांबे के लिए मॉस्को पर दबाव बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया। मतलब दुशांबे ये कार्ड खेल रहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास भारत का विकल्प है। बिल्कुल। और इसी वजह से दुशांबे ने 2011 से 2013 के बीच बार बार
सार्वजनिक रूप से कहा कि ये बेस पूरी तरह से ताजिकिस्तान का है और वो इसके भविष्य के लिए सिर्फ रूस से बात कर रहा है, भारत या अमेरिका से नहीं। ये भारत के लिए एक सीधा संदेश था। ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि प्रोस्पेक्ट्स धुंधले होने के बावजूद भारत ने इन अफवाहों को हवा दी कि वो आईनी का ऑपरेशनल इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, इसका उद्देश्य अपनी क्षेत्रीय प्रोफाइल को बढ़ाना था और पाकिस्तान व चीन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। तो ये अफवाह अपने आप में एक रणनीतिक संपत्ति बन गए। शायद इसीलिए भारत ने जमीनी हकीकत और जो झटके मिल रहे थे उन्हें नजरअंदाज किया। लेकिन क्या इसका उल्टा असर भी हुआ? क्या इन अफवाहों ने चीन और पाकिस्तान को दुशांबे पर और ज्यादा दबाव डालने के प्रोत्साहित नहीं किया होगा? इसकी भी पूरी संभावना है और ये इस रणनीति का एक जोखिम भरा पहलू था। तो अब सब कुछ साफ हो गया है। भारत का आईनी से बाहर निकलना कोई अचानक हुआ झटका नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया का एक अंतिम परिणाम था। तो इस पूरे प्रकरण से हम सीख क्या हैं? जो विदेश नीति के हर छात्र के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है हित बनाम वफादारी। भारत रूस की ऐतिहासिक दोस्ती जैसी जो अमूर्त धारणाएं हैं वो जमीनी हकीकत पर हमेशा खरी नहीं उतरती। मतलब जब रणनीतिक हितों का टकराव होता है तो देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं हमेशा। दूसरा सबक? दूसरा है रणनीतिक अति पहुंच से बचना। मतलब ऐसे क्षेत्रों में अपनी ताकत का बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन करना जहां हमारा प्रभाव वास्तव में सीमित हो, वो जोखिम भरा हो सकता है। ये हमें मालदीव और सेशेल्स जैसे हालिया अनुभवों की भी याद दिलाता है, जहां छोटे देश भी बड़ी शक्तियों के सामने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें तीसरे सबक पर लाता है, यथार्थवादी मूल्यांकन का महत्व। हमें बड़ी शक्तियों के समीकरणों के साथ साथ स्थानीय राजनीति, छोटे छोटे बदलावों और जो हमारे पार्टनर देश हैं उनकी अपनी मजबूरियों और प्रेरणाओं पर भी लगातार ध्यान देना होगा। और ये सबक हमें चाबाहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के बारे में भी अधिक सूक्ष्मता से सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से। तो आईनी एयरबेस की कहानी एक बड़े रणनीतिक दाव की कहानी है, जो उस समय के हिसाब से शायद खेलना जरूरी लगा, पर यह हमें सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती से ज्यादा राष्ट्रीय हित मायने रखते हैं। और ये भी कि शक्ति का प्रक्षेपण सिर्फ सैन्य अड्डों से नहीं होता, बल्कि जमीनी हकीकत की गहरी समझ और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव पर टिका होता है। तो आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या भारत को भविष्य में विदेशी धरती पर इस तरह के हार्ड पावर वाले दांव खेलने से पहले अपनी सॉफ्ट पावर यानी आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जब हार्ड पावर की जरूरत पड़े तो उसकी जमीन पहले से तैयार हो? अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ।